हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को टीचर्स डे के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जो आगामी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 100% आएगा कि 100% ही क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्लास 10th का देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस टॉपिक है साता की साझेदारियाँ। साता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, साता में साझेदारी लोकतंत्र व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाजों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को साता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात राज्य के नागरिक द्वारा राज्य सरकार पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना साता में साझेदारी है। यह तभी समय है जब साता में अधिक से अधिक लोगों का साझेदारी सुनिश्चित हो। फिर देखेंगे क्वेश्चन, साता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिक युग में राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। स्वाभाविक है कि एक स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता और लोगों के जीवन के सुखमय नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया सकता है। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। संघीय शासन के दो विशेषताएं बताएं। तो संघीय व्यवस्था के दो निम्न विशेषताएं। एक में इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त सरकार है। ये सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें हैं, केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरे राज्यों की सरकारी स्तरों पर। दूसरी का पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? तो दूसरी का देखेंगे, ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कर स्वशासन की स्थापना इसका लक्ष्य है। इसके 3 स्तर है: गांव में ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। नेक्स्ट देखेंगे, समवर्ती सूची क्या है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है: केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्यों दोनों सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। शिक्षा, वन, विवाह, नई व्यवस्था वैसे ही विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र जनता की सरकार है कैसे? तो लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। यह प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, अतः यह जनता का ही सरकार है। गठबंधन सरकार के 2 उदाहरण दे। तो केंद्र में भाजपा तथा सहयोगी दल का एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एवं पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसके 2 उदाहरण हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? तो 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। एक में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1950 में राजस्थान के नौगढ़ जिलों से हुई। भारत में किस प्रकार की भाषा नीति स्पष्ट है? भारत में एक ऐसी भाषा नीति तैयार की गई जो अधिकतम भारतीय जनसंख्या के शामिल कर सके। भारतीय संविधान में कुल 22 को भाषाएं का स्थान प्रदान किया गया है। 20 भाषाओं को समान रूप से संवर्धन और संरक्षण प्रदान किया गया है। हिंदी को भारत के 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं से का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम भाषा नीति अपनाई है। भारतीय भाषा नीति श्रीलंका की भाषा नीति से कैसे अलग है? भारतीय भाषाएं नीति इस प्रकार बनाई गई इसमें अधिकतर भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार देश की प्रत्येक नागरिकों की ख्याल रखा गया है। इसके ठीक विपरीत श्रीलंका की सरकार ने
एक ऐसी भाषा नीति को बनाया जिसमें सिर्फ सिंहली भाषा को प्राथमिकता दी गई है और बाकी सभी भाषाओं को दरकिनार कर दिया गया। इससे परिणामी स्वरूप वहाँ की जनता के बीच व्यापक असंतोष प्राप्त हो सके और युद्ध की शुरुआत हो सके। पंचायती राज के दो उद्देश्य बताए। तो पंचायती राज के दो निम्नलिखित उद्देश्य है। ग्राम क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं की वास्तविक शक्ति है सबको लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाना। स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना। वार्ड पार्षद से क्या तात्पर्य है? वार्ड पार्षद के कार्य, वार्ड पार्षद की कार्य क्या होता है? वार्ड पार्षद का वार्ड की सड़कें, गलियों, नालियों को नियमित सफाई, सड़कों, गलियों आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था, वार्ड की जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त तथा उसका निगरानी करना, निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत के आय के निम्नलिखित सोर्स है। कार होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन। दूसरी का फीस और रेट, वाहनों का निबंध, तीर्थ स्थानों, हाटों और मेलों, जलापूर्ति, गलियों और स्थानों पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय। तीसरी का वित्तीय अनुदान, राज्य वितरण आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायत को संचित निधि से अनुदान भी दिया सकता है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा यह पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होते हैं। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम रक्षा दल क्या है? ग्राम रक्षा दल पंचायत का प्रमुख अंग है इसे गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जा सकता है। गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का प्रबंधन दलपित होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जा सकती है। इसका मुख्य काम रात्रि में प्रहार देना, बाढ़, अकाल जैसे आकस्मिक घटनाओं को डटकर सामना करना। नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों के बताए। तो नगर निगम आय के मुख्य सोर्स निम्नलिखित है। नगर निगम एक में मकान कर, जल कर, शौचालय कर। दूसरी का हाट एवं बाजारों से आय। तीसरी का नगर निगम शुल्क जैसे गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क, सीमा शुल्क, सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। भारतीय राजनीतिक क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ? तो सन 1990 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसी समय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ तथा अनेक राज्य स्तरीय दल भी अस्तित्व में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में दी गई 3 सूचियों के नाम बताइए। तो भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दल बदल कानून क्या है? तो जब कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर लड़े और चुनाव जीत जाने के पश्चात उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, उसी को दल बदल कहा जा सकता है। यह दिन दल बदल के कारण सरकार गिरती रही। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल बदल कानून लगा। नाम दल बदल कानून के अनुसार अब गायकों या सांसदों को अपनी सीट गंवानो पड़ सकती है। सदस्यों को दल बदल रोकने के लिए 1985 में 2003 में संविधान के संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान को क्यों आवश्यक है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों की बंटवारा संविधान द्वारा ही किया सकता है। यदि संविधान लिखित नहीं होगा, जब शक्तियों की बंटवारा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होगा, तो केंद्र और प्रांतों के बीच मध्य अधिक विवाद उत्पन्न होंगे। राज्य सूची में कल कितने विषय के रखा गया? उदाहरण दे। राज्य सूची में 66 विषयों को रखा गया है जिनका महत्व राज्य सरकार के लिए सर्वाधिक है, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि इत्यादि। अनुसूचित भाषाएं क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसूचित भाषा 8 में जिन भाषाओं को स्थान प्राप्त है वे सभी भाषा अनुसूचित भाषा कहलाती है। इस समय कुल स्थानीय शासन में किस स्तर का शासन व्यवस्था है? तो यह शासन
की सबसे निचली सीढ़ी है जो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज एवं शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के नाम से जाना सकता है। भारतीय संविधान के दो प्रावधान का वर्णन करने जो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में इस बात की स्पष्ट उल्लेखित कर दिया कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन की क्या व्यवस्था है। बाद में संसदीय सरकार है, इसकी विशेषता इस प्रकार है। प्रथम, संसदीय सरकार में दो तरह की कार्यपालिका होती है। नामपात्र की ओर दूसरा वास्तविक। राष्ट्रपति नामपात्र का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान दूसरे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सहित लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरे, लोकसभा बहुमत से मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका में गृह युद्ध का क्या कारण है। तो श्रीलंका में सरकार की स्वतंत्रता के बाद जो कानून बनाए उसे सत्ताधारी सियाली समुदाय ने तीन समुदाय के हितों की निरंतर उपेक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप तमिल तथा सियालियों के बीच टकराव ने गृहयुद्ध का रूप ले लिया। भारत में लोकतंत्र की को क्या कहा सकता है। प्रस्तावना में भारत की गणतंत्र घोषित किया सकता है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशागत राज्यों का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश के शासक राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। संघात्मक शासन क्या है। संघात्मक शासन क्या है। सत्ता के विभाजन के आधार पर शासन दो स्वरूप है, एकात्मक शासन एवं संघात्मक शासन। जब सत्ता एक ही जगह केंद्रित होती है तो एकात्मक शासन कहा सकता है, जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया सकता है, जो वहां संगठनात्मक शासन स्थापित हो सकता है। संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार में इकाइयों की सरकारी दोनों को अधिक क्षेत्रों पर विभाजित कर दिए जाते हैं। शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होना चाहिए। क्यों। तो शासन की शक्ति सत्ता के एक हाथ में रहने से निरंकुशता आ जाएगी। शासक अपनी मनमानी आरंभ कर देगा। सत्ता के बंटवारे से सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा, जिससे सभी की बात समान रूप से सुनी जाएगी। यही कारण है कि शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए। संघ राज का क्या अर्थ है बताइए। तो संघ राज में दो प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्रीय या संघीय तथा दूसरा राज्य सरकार होती है। जब देश में शासन संचालन के लिए दोहरे स्तर की सरकार का गठन किया जाए तो वह संघ राज कहलाता है। राज्य संघ के अंग होते हैं, जिनके शासन के संचालन के लिए राज्यों की सरकार होती है। दोनों स्तरों के सरकार के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नगर पंचायत क्या है। ग्रामीण और नगर क्षेत्रों के बीच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का प्रावधान है। जिस शहर की जनसंख्या 12,000 से 4,000 के बीच है, वहां नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत में पार्षद की न्यूनतम संख्या 10 है और अधिकतम 25 हो सकती है, जिसका निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। चुनाव आरक्षण के लिए नियमों के तहत होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के समान अंकों की चुनौतियां है। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में आप इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। तो राजनीतिक दल का ध्यान सबसे अधिक निर्वाचन में है, अधिक से अधिक सीटों पर जीत प्राप्त करते रहता है। इसके लिए किसी राजनीतिक दल के लिए अध्यक्ष को संगठनात्मक चुनाव में स्वच्छ छविलालों का टिकट का आवंटन, युवाओं और महिलाओं को अधिकाधिक भागीदारी, चुनाव के बाद नतीजों का सर्वेक्षण करना तथा अपने कार्यकर्ताओं की शिकायतों सुनने के लिए जनता दरबार लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय स्वशासन का की उल्लेख करें। तो स्थानीय स्वशासन का आशय ऐसी शासन प्रणाली है जिसे स्थानीय क्षेत्रों का शासन वहां की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संचालित होती है। लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन के कार्यों में जनता से अधिक भागीदारी हो। इस मान्यता को व्यवहारिक रूप स्थानीय शासन की संस्थाएं द्वारा ही प्रदान किया सकता है। इससे जनता को लोकतांत्रिक जीवन पद्धति अपनाने का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होता है। स्थानीय संस्थाएं जनसहयोग के उत्कृष्ट साधन है। स्थानीय शासन के कारण सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है।
इस तरह यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला और आदर्श जीवन का आधारशिला है। फिर दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पर आएंगे। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पर आएंगे। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता, एक में लिखित एवं विशाल संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 450 से 444 के आसपास अनुच्छेद, 22 भाग एवं 17 अनुसूचियां है। इसकी विशालता का अंदाजा दूसरे देशों के संविधान से तुलना करने लगता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 तथा चीन के संविधान में से 6 अनुच्छेद ही है। फिर दूसरी का पॉइंट देखेंगे, कठोर एवं लचीलापन। भारतीय संविधान के एक अन्य विशेषता है कठोर लचीलापन का अद्भुत साधन है। यह ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला। संविधान के कुछ अनुच्छेदों का संशोधन द्वारा समय समय पर लचीला बनाया गया है तथा बनाया जा सकता है, जैसे न्यायरोजों का निर्माण, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति लचीलापन का ही उदाहरण है। दूसरे अनुच्छेद है जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। संगठनात्मक और एकात्मक शासन का समन्वय। भारतीय संविधान के अन्य व्यवस्था संगठनात्मक के लक्षण है, जैसे केंद्र और राज्यों में शक्ति बंटवारा, लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान है। संविधान स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा और व्यवस्था कर सके। संसदीय प्रणाली क्या है? भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता संसदीय प्रणाली है, जिसमें संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का अध्यक्ष नाममात्र का होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास है तथा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनप्रतिनिधि द्वारा होता है। दूसरी का मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विकास के लिए दिए सकते हैं और इनके माध्यमों से सरकारों की शक्तियों को सीमित किया सकता है। अमेरिका के समान भारतीय संविधान में नागरिकों ने निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार दिए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये नागरिकों अधिकार नहीं है और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है? यह भी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व के अन्य किसी देशों में वयस्क मताधिकार एक साथ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह अधिकार बहुत बाद में किया गया है। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार। भारतीय संविधान की उपयुक्त विशेषता से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने भारत ने एक ऐसी संविधान तैयार किया जो भारत के लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। आप कैसे कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? समझावे। तो भारत ने प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को अपनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में देश के भीतर धार्मिक भेदभाव की जगह अपनी भाईचारों देखने को मिला। निम्नलिखित तथा इन तत्वों को स्पष्ट करता है। भारत के पास कोई राजधर्म नहीं है। यह प्रत्येक धर्म का समान रूप से बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय नागरिकों चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी के लिए अंदर राष्ट्रीयता की भावना देखी जा सकती है। दशा के भीतर के धर्म पदार्थ पर किसी भी प्रकार के भेदभाव करना निषेध है। धर्मनिरपेक्षता के कारण ही हमारी राष्ट्रीय एकता कायम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सत्ता में हिस्सेदारी के मुख्य 4 रूप कौन सा है? समझावे। सत्ता में हिस्सेदारी के मुख्य 4 रूप है। फर्स्ट, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन या कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका विभक्त है। इस प्रकार सरकार के तीनों अंगों के बीच सरकार नियंत्रण और सरकार तुलना बनाए रखता है। विभिन्न स्तरों में
विभिन्न स्तरों पर गठित सरकार के बीच सत्ता का विभाजन होता है। समान तौर पर शासन व्यवस्था स्तर पर पहुंचता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर पर पंचायती राज होता है। विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता का विभाजन लोकतंत्र में धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर उन्हें मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सत्ता का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि दोनों समूह के बीच एकता कायम रहे। दूसरी का गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। सत्ता के विभाजन का एक अन्य रूप से देखने को मिलता है। गैर सरकारी संस्थाएं भी सत्ता में भागीदारी के लिए प्रशासित रहता है। किसी भी देश में राजनीतिक दल, हित समूह, संघ या संगठन भी अपने प्रभाव से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। गठबंधन की सरकारों से आपके कौन कौन होते हैं? जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह विभिन्न राजनीतिक दल की सहायता से सरकार का गठन करती है। ऐसी सरकारी गठबंधन की सरकार कहलाती है। गठबंधन की सरकारी में सत्ता के साझेदारी व समस्त राजनीतिक दल हो जाते हैं जो सरकार बनने में इतनी मदद करते हैं कि किसी दल विशेष को बहुमत प्राप्त हो जाए। इसमें सबसे अधिक बोलबाला क्षेत्रीय निर्दलीय दलों का हो जाता है, क्योंकि इनकी संख्या सर्वाधिक है। सरकार के निर्माण में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि गठबंधन में शामिल समस्त दलों के सदस्य सत्ता में सुधारे के लिए मंत्रिपरिषद की मांग पर रम कर देते हैं। सरकार बनने वाली गठबंधन समस्त दलों की संतुष्टि के लिए साझेदारी का प्रयोग कर सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का कौन कौन प्रमुख लक्षण है? क्या भारत के लिए व्यवस्था उपयुक्त है? संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण है। लिखित संविधान। लिखित संविधान का संघात्मक सरकार का एक अनिवार्य लक्षण है। लिखित संविधान होने से केंद्र और राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। दूसरी का कठोर संविधान। कठोर संविधान होने से कोई सरकार अपने हित में सरलता से संविधान नहीं कर सकती है। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रकार अपनाई जा सकती है जो संघीय सरकार के हित में है। फिर देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता में संघीय पद्धति का रक्षा होती है। कोई भी सरकार अपने को सर्वोच्च नहीं समझ सकती है क्योंकि संविधान का उस पर अंकुश बना रहता है। शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार ने संविधान द्वारा ही केंद्र और सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया सकता है। इसे दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती रहती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान के होती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार की संविधान के विरुद्ध कार्य करने की होती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान विवादों का अधिकार नहीं होता है। केंद्र और गल को निपटारा नहीं वही करती है। उपयुक्त सभी तत्व भारतीय संविधान में वर्तमान है। यह भी एक लिखित, निश्चित और स्पष्ट संविधान है जो कठोर है। संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रकार है। संविधान की सर्वोच्चता मान लिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। इस उद्देश्य है कि 3 सूचियां बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका के संविधान का संरक्षक बना दिया गया है। भारतीय विविधताओं वाला देश है। यहीं विभिन्न प्रदेशों, भाषा और धर्म के लोग निवास करते हैं। अतः भारत के संघीय शासन व्यवस्था ही सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक में भाषण और विचारों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने का स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास या बसन की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति या पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में अवधि जाने की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान के अनुपम विशेषता कैसे? धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद निर्धारित किया गया है। भारत के कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हर नागरिक को अपने धर्म, पूजा पद्धति स्वीकार करने की इजाजत भारतीय संविधान देता है। किसी भी धर्म की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेगा। धार्मिक आधार पर भारतीय संविधान को किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे लैंगिक विभेद की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें।
तो लैंगिक विभेद का अर्थ है समाज का लिंग, महिला तथा पुरुषों के आधार पर बंटवारा। आज समाज में लगभग 48% स्त्रियां हैं, प्रारंभ में उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे, परंतु धीरे धीरे उनकी दशा खराब होती चली गई। लैंगिक विभेद के कारण आज विश्व भर में राजनीतिक में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कम है। अमेरिका में 20.2%, यूरोप में 9.6% तथा एशिया के देशों औसत मात्र 11.7% है। भारत में भी लोकसभा में स्वतः सिर्फ 11% है, राज्यसभा में 9.3% महिला है। वर्ष 2007 में पहली बार देश में कोई महिला राष्ट्रपति बनी और 2009 में पहली बार एक महिला श्रीमती मीरा कुमारी लोकसभा की स्पीकर बनी। लैंगिक विभेद के कारण जो प्रतिनिधि की कमी होती है उसके लिए समस्याओं को बेहतर ढंग से रखी नहीं जा रही है। आज भी 33% आरक्षण की मांग जा रहा है। जब लैंगिक के आधार पर राजनीतिक भेदभाव जारी रहेगा, स्त्रियां अपने आत्मसम्मान, स्वावलंबन एवं समस्याओं को हल प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति की राजनीति पर होने पर क्या प्रभाव की चर्चा करें। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति का भूमिका सदैव ही लोकतंत्र महत्वपूर्ण रही है। निर्वाचन की राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय सामाजिक समस्याओं में जातिवादी की समस्या सबसे प्रमुख है। आज संपूर्ण राष्ट्रवादी जाति का शिकार बना हुआ है। विश्व विभिन्न प्रकार से जिन जातियों को राजनीतिक पर प्रभाव देखने को मिला है। एक में राजनीतिक दल अपने जाति आधारित वोट बैंक का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करते हैं। दूसरी का सरकार बनने के समय सत्तारूढ़ दल अपने प्रांत या राष्ट्र के जाति आधारित प्रतिनिधि का पूरा ख्याल रखते हैं। तीसरी का पिछड़ी जातियों को लगातार राजनीति में रुचि बढ़ती जा रही है, क्योंकि का मानना है कि बिना सत्ता हासिल किए उनका कल्याण संभव नहीं है। तीसरी का चौथा, राजनीतिक दल भी चुनाव के समान जाति आधारित भावना उकसाने का प्रयास करते रहते हैं, जिनसे उनकी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान आकर्षित हो और अधिक से अधिक वाटिका प्राप्त हो सके। तीसरी का चौथा, जाति के आधार पर राजनीति शुरू हो गई। जब एक राजनीतिक जाति के भीतर अलग अलग सदस्यों के बीच मतभेद प्रारंभ हो गया है, तब जब सत्ता की प्राप्ति लक्ष्य बन सके, सत्ता प्राप्त के प्रश्नों पर स्वर्ण दलितों के मध्य भी क्षण मात्र से मिलता हो जाएगा। दबाव समूह किस तरह पर का सरकार को प्रभावित कर सत्ता में हिस्सेदारी बनते हैं। दबाव तो दबाव समूह वह सामाजिक समूह है जो सरकार बनाने में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है, परंतु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार से दबाव कायम रखता है। दबाव समूह किसी खास समूह के प्रतिनिधि के रूप में अपना पक्ष रखता है और फीकी और फिर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जैसे संस्थाएं जो कि दबाव समूह के कार्यरत है, वो उद्योग जनता के विभिन्न मसालों को सरकार के सामने रखता है। तीसरी का पॉइंट, सरकार भी दबाव समूह की सत्ता की हिस्सेदारी के लिए अनेक अधिकार प्रदान करती है। इसे समय समय पर बैठक और उसकी मांगों पर विचार किया जा सकता है। कुछ दबाव समूह जैसे एटक, हड़ताल एवं तालबंदी द्वारा अपने मजदूरों भाइयों को मांग को मनवाने की सरकार द्वारा दबाव डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें ये क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के था। सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली टॉपिक का नाम था। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सके। और कृपया जितने भी मैंने वीडियो पढ़ाया, कृपया आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें और रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। थैंक्स।